हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और मॉडल्स मैंने करा दिए हैं, मॉडल्स की कुछ सेंटेंस करा दिए हैं। लास्ट वाले मॉडल्स के सेंटेंस में कुछ लास्ट में आवाज़ जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, तो थोड़ा एडजस्ट करना, बस उसी उसी तक था वो। लास्ट की 20-25 मिनट थोड़ा मुश्किल हो गई होंगी। विदाउट ईयरफोन सुन लेना बेहतर रहेगा। बाकी स्टार्ट करते हैं वर्ब की एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस वर्ब के और कराता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चंस जितने हम करेंगे बेहतर रहेगा। क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी तो ये है कि जस्ट आपको बेहतर के लिए कराई जा रही है। मेन तो क्वेश्चन ही है, जब तक अटैम्प्ट नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं है। चलो भाई, पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट के अलावा वर्ब हम पढ़ चुके हैं, मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर टेंस में कराऊंगा, और टेंस के बाद कंडीशनल सेंटेंसेस में कराऊंगा। ये 2 चैप्टर हमारे नेक्स्ट लाइन में है। चलिएगा शुरू करते हैं। द पुलिस स्वैंग इनटू एक्शन रिसीविंग टेलीफोन कॉल यस्टरडे। देखो, स्वैंग इनटू एक्शन है। ये स्विंग वाला स्वैंग है, मैं आपको बताऊं, स्विंग से बना है। समझ रहे हो? स्विंग सेकंड फॉर्म बनेगी, एक सेकंड रुको भाई, स्वंग, और थर्ड फॉर्म भी बनेगी स्वंग। स्विंग स्वंग स्वंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म स्वंग बनेगी। SWUNG स्वंग का यूज़ करो। ठीक है, नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हो ना, तो स्वंग लगाओ। स्पेलिंग गलत है, पहला सेंटेंस हमने ठीक कर लिया, गलती होगी ए पार्ट में। नंबर 2 देखो। द टीचर टोल्ड दैट। ओह, टोल्ड के साथ दैट लगा दिया भाई, समझने की बात है। रुको जरा, नया पेज आपके लिए निकालता हूँ, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। देखो जरा, देखो पहले सेंटेंस में मैंने आपको स्विंग स्वंग बताया, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, स्विंग स्वंग और स्वंग। ठीक है, यू बनता है दोनों में, ठीक है, ए नहीं बनता। सेंटेंस नंबर 2 में सैड और टोल्ड लिखा है। वहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक वर्ब होती है से, एक वर्ब होती है टेल, है ना। से के बारे में ध्यान रखना। देखो, टेल के बारे में बात करूँ ना, जेन्युइनली टेल जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक भी ऑब्जेक्ट ले लेती है, दो भी ले सकती है। टेल जो है ना, एक ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, दो ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, ध्यान रखना। ऐसे काम चलेगा नहीं। वैसे एक दो क्या, आप यही मान के चलो दो के दो ऑब्जेक्ट लेगी वो। ठीक है, नहीं आप ये मान के चलो दो के दो ही ऑब्जेक्ट लेगी, एक दो तो क्या ही ऑप्शन है। जब तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस बना रहे हो, जनरली दो ही ऑब्जेक्ट रखे हो। जैसे मैं कहता हूँ कि शी, टेल की सेकेंड फॉर्म अगर लिखता हूँ टोल्ड मी अ स्टोरी। देखो, एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। शी टोल्ड हुम, मुझे। शी टोल्ड व्हाट, स्टोरी। तो टेल जो है ना, वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। एक ऑब्जेक्ट उसका मी होता है, और एक ऑब्जेक्ट उसका स्टोरी हो गया। ठीक है, अब मैं से की बात करता हूँ। यार, से के मामले में आपको एक बात ध्यान रखनी है, से जो है ना, किसी पर्सन को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, है ना। अगर मैं कहता हूँ यू सेड, यू सेड, सेड का ऑब्जेक्ट कभी भी मी नहीं हो सकता। जब भी तुमने कोई बात कही है, सेड का मतलब कहना है, तो जब तुमने कोई बात कही है, जो भी तुम मुंह से निकालोगे, जो भी तुम अपने मुंह से शब्द निकालोगे, वो हमेशा नॉन लिविंग ही होगा। तुमने कुछ कहा है, कही हुई चीज लिविंग कैसे हो जाएगी, सोच के देखो। मैंने कहा यू सेड, है ना, मैंने कहा यू सेड। अब देखो, यू सेड तो तुमने कह दिया, यू सेड व्हाट, यू सेड दैट, ब्ला 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 ब्ला, कुछ तुमने सेंटेंस बनाया। ये पूरा का पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, सेड का। बात बिल्कुल सही होगी, क्यों? क्योंकि सेड जो है, तुमने कुछ मुंह से बोला है। बोलने का मतलब समझ रहे हो? बोलने का मतलब जो भी तुमने मुंह से बोला नॉन लिविंग है। यू सेड व्हाट, यू सेड दिस, है ना। यू सेड दैट राम इज राइट, तुमने कहा कि राम वॉज राइट, कि तुमने कहा कि राम बिल्कुल ठीक कह रहा है, राम जो है अपनी जगह सही है। जो भी तुमने कहा, जो भी तुमने मुंह से कहा, वो ऑब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं उधर की तरफ मैं कहूँ यू सेड, तुमने कहा किससे, मी से, तो भाई सैड का ऑब्जेक्ट मी नहीं बन सकता, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो भी तुम मुंह से कहोगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता इसका। और नहीं हो सकता है, तो अगर आपको किसी लिविंग को बताना है, तो लिविंग को बताने के लिए सैड के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। सैड के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। समझ रहे हो? सैड के साथ लगाते हैं टू। अच्छा ठीक है, अगर मैं ऐसे कह रहा, है ना, यू सैड टू मी दैट नथिंग वॉज रॉन्ग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू सेड टू मी दैट नथिंग वॉज रॉन्ग। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे टू प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट मी है। आप कहोगे सर सैड का ऑब्जेक्ट,
ये पूरी की पूरी क्लोज जो है ना, ये सेड का ऑब्जेक्ट है, पूरी की पूरी क्लोज सेड का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेड जो है वो ऑब्जेक्ट लेगा, तो सेड जो है वो ऑब्जेक्ट लेगा तो, लेकिन वो नॉन लिविंग को अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा। हमेशा किसको बनाएगा, हमेशा नॉन लिविंग को अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब मैं तुम्हें ये वाली बात जब समझा चुका हूँ तो मैं वापस एक बार आपको सेंटेंस पे लेके चलता हूँ कि आपका सेंटेंस क्या कह रहा था, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे लिखा है द टीचर टोल्ड दैट। भाई टोल्ड अगर लिखोगे तो टोल्ड के साथ मी, यू, शी, मी, यू, देम कुछ तो लिखोगे। टीचर ने किसको बताया, ऐसा तो कुछ लिखा है नहीं, और ऐसा कुछ नहीं लिखा तो द टीचर टोल्ड की जगह क्या लिखो, द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट। एक तरीका तो ये हो गया। आप कहोगे सर मैं तो टोल्ड ही लिखूंगा, मैं नहीं काटूंगा टोल्ड, एक तो सेड दैट लिख लो। बोले सर मैं तो टोल्ड ही लिखूंगा, तो ऑब्जेक्ट दे दो, द टीचर टोल्ड मी दैट। अब सेंटेंस ठीक है, या तो टोल्ड हटा के क्या लिख दो, सेड लिख दो, तब भी सेंटेंस क्या है, ठीक है। दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन टोल्ड डायरेक्ट दैट वाला ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, टोल्ड के साथ बताना पड़ेगा किससे बताया, टोल्ड मी दैट ब्ला ब्ला, आगे जो भी लिखोगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 देखो, आसान सेंटेंस नंबर 3 मैं पहले ही बता चुका हूँ। फाउंड, स्थापना करना ना, किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना करना, फाउंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है फाउंडेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या बनती है, फाउंडेड। तो आप कहेंगे बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट ही फाउंडेड, बी फॉर बॉल में गलती होगी। बाकी एक फाइंड होता है जिसकी सेकंड, फाइंड तो फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड होती है। जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड होती है, समझ रहे हो। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये ढूंढने की बात चल रही है। फिलैंथ्रोपिस्ट है वो, उसने इंस्टीट्यूट की क्या करी है, स्थापना करी है, स्थापना करी है तो फाउंडेड आएगा, ठीक है। नंबर 4 देखो, नो वन इज अलाउड टू फॉल द ट्रीज। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। टू फॉल वॉट, फॉल के तुरंत बाद ट्रीज रखा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो भी वर्ब रखी है उसने अपना ऑब्जेक्ट लिया द ट्रीज, मतलब जो भी ये वर्ब होगी ट्रांजिटिव होगी, इंट्रांजिटिव होगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है, वर्ब के तुरंत बाद ट्रीज रखा है, तो वर्ब का क्या हुआ, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो जो ट्रीज रखा है वो फॉल का ऑब्जेक्ट है, और अगर फॉल का ऑब्जेक्ट ट्रीज है तो फिर सीधी सीधी अंडरस्टूड सी बात है ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। अगर ट्रांजिटिव वर्ब आएगी तो आपको पता होना चाहिए क्या, एक होता है फेल, समझ रहे हो, एक होता है फेल। फेल का मतलब गिराने से होता है, फेल का मतलब किससे होता है, गिराने से, ठीक है। एक होता है फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरने से, ठीक है। अब तुम खुद देखो फॉल आएगा या फेल आएगा। अब ट्रांजिटिव मीनिंग है नो वन इज अलाउड टू फॉल, कोई भी किसी को भी अलाउड नहीं है ट्रीज का गिरना है, ट्रीज को गिराना, ट्रीज को गिराना, एफ ए डबल एल फॉल नहीं, एफ ई डबल एल फॉल आएगा, समझ रहे हो, एफ ई डबल एल फेल आएगा, फॉल नहीं आएगा, एफ डबल ए वाला तो यूज ही नहीं होगा, एफ ई डबल एल यूज होगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ, गलती होगी बी फॉर बॉल में। नेक्स्ट देखो, फॉल और फेल दोनों का मैंने बता दिया है। ये जो फेल गिराने वाला होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज होता है, ये कैसा होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज होता है। अगर कन्फ्यूजन हो तो क्लास वाले जो क्लास में मैंने बताया उसके नोट्स आपने बनाए होंगे, वहाँ पे जाके देखो, बड़ा इजी आपको मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा, मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, 6 सेंटेंस भी करा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर फॉर्म्स की बात करूँ, आपको फॉर्म्स भी जाननी है तो आपको बता दूँ, ये जो फेल वाला होता है ये फेल्ड होता है, फेल, फेल्ड, फेल्ड, समझ रहे हो, फॉल, फेल, फॉलन होता है, ठीक है। अगर तुम्हें ना पता हो, जो फेल वाला होता है उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है क्या होती है, फेल्ड होती है, ठीक है। और फॉल वाले की फॉल, फेल, फेलन होती है। नंबर 5 देखो, हिज मदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द बाइसिकल। अब देखो मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड रुकना, आपको पता होगा somebody must have dared। अब देखो must have हेल्पिंग वर्ब हो गई, डेयर हो गई मेन वर्ब। जब जब डेयर मेन वर्ब बनता है उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, बताया होगा आपको। नीड और डेयर में जब जब डेयर मेन वर्ब बनता है तो अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो स्टील नहीं टू स्टील का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, इसका मतलब डेयर हेल्पिंग वर्ब बना है। जब जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब बनता है अपने साथ टू नहीं लेता, डायरेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये मॉडल्स की तरह व्यवहार करता है। व्हेन कैलेमिटी बिफॉल द फैमिली ही फेस्ड इट बोल्डली। आप ये कह रहे हो नंबर 7 में, अब देखो कैलेमिटी है, देखो व्हेन द कैलेमिटी
बिफॉल द फैमिली ही फेस्ड इट, पूरी फैमिली को इकट्ठा दिखाया गया है तो उन्होंने आपने कहा कि ही फेस्ड इट, चलो ठीक है, मतलब फैमिली के लिए कोई बात नहीं, ही फेस्ड इट पूरी फैमिली के लिए, इट बोल्डली। अब देखो बिफॉल है ना, बिफॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आपने देखा फेस्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है तो बिफॉल बिफॉल नहीं, बिफेल, है ना, फॉल फैल फैलन होता ना, फॉल फैल फॉलन होता, तो आपने एफ ए डबल एल का एफ ई डबल एल में चेंज कर दिया क्योंकि आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए थी, सेकंड फॉर्म चाहिए थी। नंबर 8 देखो, देखो भाई, एक तो घड़ी में कुछ बजना होता है और एक घायल होना होता है, ठीक है। जो घड़ी में चाबी भरना होता है उसके लिए विंड शब्द का यूज़ होता है, समझ रहे हो, उसके लिए क्या शब्द यूज़ होता है, विंड, वाउंड, वाउंड, ठीक है। इसका मतलब किस में होगा, घड़ी में चाबी भरने से। एक तो रही ये बात, एक होता है घायल होने वाला, वो वाउंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बनती है वाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है, वाउंडेड। इसका मतलब किससे होता है बेसिकली घायल होने से, ठीक है नहीं। अब देखो ध्यान से, आई थिंक शी वाउंडेड द क्लॉक, अब घड़ी को तो घायल करा नहीं हो गया होगा, घड़ी को तो, घड़ी में तो चाबी भरी होगी, घड़ी भरी गई होगी। अब चाबी भरी गई है तो चाबी भरने के लिए किसका यूज़ करोगे, वाउंडेड का यूज़ करोगे या वाउंड का। चाबी भरने के लिए ईडी वाले शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है, आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में किसको लिख दोगे, WOUND, वाउंड का यूज़ कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक शी वाउंड द क्लॉक दिस वीक, मुझे लगता है इस सप्ताह उसने जो घड़ी में है चाबी भर दी है ना, तो ये हो गई बात। The Indian team cannot win the series and ever pulling off a draw could be a tough proposition with its main bowlers not playing. Sentence number 9, देखो एक चीज़ देखो, कैन नॉट विन मतलब बात प्रेजेंट की है, ठीक है। एवर पुलिंग ऑफ अ ड्रॉ, अब देखो यहाँ पर कुड लिखा है, कुड नहीं कैन का यूज़ करो। अभी सिचुएशन बाकी है, अगर पढ़ के देखो सेंटेंस को पूरा, क्या इंडियन टीम कैन नॉट विन द सीरीज, कि इंडियन टीम सीरीज विन नहीं सकती है, जीत नहीं सकती है। इवन पुलिंग ऑफ अ ड्रॉ, है ना, कुड बी अ टफ प्रोपोजिशन विद इट्स मेन बॉलर्स नॉट प्लेइंग, कह रहे कि ड्रॉ करना भी बड़ा मुश्किल बेसिकली टास्क होगा क्योंकि उसके मेन प्लेयर्स नहीं, नॉन मेन जो बॉलर्स हैं वो नहीं खेल रहे हैं, मतलब मैच खत्म हुआ नहीं है, मैच अभी खत्म होगा, आप कह रहे हो ड्रॉ करना भी बड़ा मुश्किल है, सीरीज जीतना तो मुश्किल है ही, है ना, सीरीज तो वो जीत नहीं सकते लेकिन ड्रॉ करना भी बड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि उसके मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे हैं, तो मैच हैजंट बीन फिनिश्ड येट, है ना, अभी तक उन लोगों द्वारा मैच खत्म नहीं कर दिया गया है कि प्लेयर्स ने खेल खाल के खत्म कर दिया उन लोगों द्वारा, नहीं अभी मैच आगे खेला जाएगा, चल रहा है मैच बीच में, इसलिए कुड नॉट नहीं, कैन भी का, कुड का नहीं कैन का यूज करेंगे, ठीक है। 10 देखो, द ब्रिज वॉज ब्लोड बाय द टेररिस्ट ओनली लास्ट वीक, देखो एक चीज़ तो ध्यान रखना, कभी भी लास्ट वीक आया हो, लास्ट कहीं दे रखा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, मतलब पास्ट का यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब को सेकंड फॉर्म के रूप में ही कंसीडर करा जाता है, मतलब टेंस तो ठीक है। बात करते हैं वर्ब की, वॉज तो ठीक है अपनी जगह, कि वॉज तो अपनी जगह ठीक है। बात करते हैं ब्लोड की, सेंटेंस नंबर 10 में ब्लोड नहीं ब्लोन आएगा, एक शब्द होता है ब्लो, समझ रहे हो, ब्लो से सेकंड फॉर्म बनती है ब्ल्यू और थर्ड फॉर्म बनती है ब्लोन, ठीक है। इसका मतलब किस, ब्लो का मतलब होता किससे है, ब्लो का मतलब होता है किसी चीज़ को, एक तो बहने से निकल जाता है, पानी का बहना, ठीक है नहीं, किसी चीज़ को उड़ाना, फूंक मारने से भी निकल सकता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ब्लू 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 और ब्लोन होती है, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म तो आती नहीं है, वॉज ब्लोन, ठीक है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज ओवरफ्लोन, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी जब मैंने आपको वो पैरामाउंट वाली एक्सरसाइज कराई थी, फ्लाई फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है उड़ने के लिए, लेकिन जो पानी है, पानी के लिए किसका यूज़ करते हैं, पानी के लिए फ्लो का यूज़ करते हैं, पानी के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ्लो का, ठीक है। तो फ्लो की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फ्लोड बनती है, तो आप कहोगे ओवर फ्लोड, ना पता हो तो मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ये है उड़ने के लिए, है ना। फ्लो होता है बहना, ठीक है, फ्लोड फ्लोड, तो थर्ड फॉर्म चाहिए तो आपने फ्लोड का यूज़ करा, ओवरफ्लोड। आई एम एफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक, देखो मिस्टेक करने के लिए डिड नहीं मेक का यूज़ करते हैं, मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है, हमेशा ध्यान रखना इसको, एज अ मतलब एज अ
फिक्स्ड फ्रेज आप याद रखें कि मेड अ मिस्टेक या कमिट अ मिस्टेक लगाते हैं, मिस्टेक के साथ मेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। डू का यूज़ गलत होता है, डू का यूज़ गलत होता है, मिस्टेक के साथ हमेशा मेड आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सेंटेंस नंबर 13 देखो, When he was struck with a stone, he did not retaliate. When he was struck with a stone, जब उस पर अटैक करा गया स्टोन से, he did not retaliate, भाई उसने वापस उसने रिटेलिएट कर नहीं करा, जवाब नहीं दिया, आप ये कह रहे हो। 13 नंबर देखो, अब देखो स्ट्राइक जो है, किसी को मतलब किसी को स्ट्राइक तो चोट, किसी को चोट वगैरह मार देना, हड़ताल कर देना स्ट्राइक होता है, ठीक है। व्हेन ही वाज स्ट्राइक, अब स्टोन पत्थर से करा गया तो पत्थर से हड़ताल तो होगी नहीं, पत्थर से तो किसी को मारा गया होगा, तो शब्द होता है स्ट्राइक। शब्द क्या होता है? स्ट्राइक। स्ट्राइक की अगर बात करें तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बनती है? स्ट्रक बनती है। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। यार जो कंफ्यूजिंग होता है वही पूछता है एग्जाम में, कभी तुम सोच रहे हो। अब वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो किसका यूज़ करोगे? स्ट्रक का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? स्ट्रक। व्हेन ही वाज स्ट्रक विद स्टोन, ठीक है। नंबर 14 देखो, द वुड कटर सॉ द लॉग, द वुड कटर सॉ द लॉग ऑफ द वुड टू मेक अ कॉट। नंबर 14 देखो, क्या कह सकते हो? लकड़ी के टुकड़े को काटा गया, ठीक है। लकड़ी को काटा गया मतलब कॉट, खाट, खाट वगैरह कुछ बनाई जा रही है, जो भी बना रहा है वो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक शब्द है सौ, समझ रहे हो? सौ होता है किसी चीज़ को आरी से काटना, सौ होता है किसी चीज़ को आरी से काटना। अब जो सौ होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सौ वर्ब की कौन सी फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी सॉड होती है, समझ रहे हो? ये बड़ा यूनिक शब्द है। सेकंड फॉर्म इसकी सॉड होती है और थर्ड फॉर्म इसकी सॉन होती है। आपको मुझे लगता है पहला शब्द दिखा होगा जिसकी सेकंड फॉर्म ईडी वाली है, थर्ड फॉर्म ईडी वाली नहीं है, इसीलिए पेपर में बहुत पूछा जाता है ना। ठीक है, तो सौ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस चीज़ को आरी से काटना, सेकंड फॉर्म होती है ईडी वाली और थर्ड फॉर्म होती है सॉन। सो इस मीनिंग क्या किससे निकलता है? किसी चीज़ को आरी से काटने से निकलता है। अब आरी से, वुड कटर से, है ना, काटा गया। लॉग मतलब लकड़ी के टुकड़े को, लॉग ऑफ द वुड मतलब लकड़ी के टुकड़े को काटा जा रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाओगे, पास्ट की बात चल रही है, तो आप सॉड का यूज़ करोगे यहाँ पे, है ना। सौ की जगह किसका यूज़ करोगे? सॉड का। सौ गलत है, सॉड यूज़ करो। फर्स्ट फॉर्म थोड़ी, वुड कटर काटता है हमेशा नहीं, उससे काटा गया, ये उसने काटा लकड़ी के टुकड़े को। 14 का रहेगा आंसर, ऐसे WED सॉड, ठीक है। 15 नंबर देखो, अ प्रॉपर्टी डीलर वॉज शूट डेड बाय 4 अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन वाइल टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क। 15 नंबर, शूट। वॉज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही बात है। अब तुम्हें पता होना चाहिए शूट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शूट वर्ब की कौन सी फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। शूट का मतलब किसी को गोली मारना। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है शॉट, और यहाँ भी क्या होता है? शॉट। ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी, ये थर्ड फॉर्म है, दोनों सेम होती हैं। शूट का मतलब किससे होता है? किसी को गोली मारने से, अगर आपको जानकारी हो तो। अगर किसी को गोली मारने की बात चल रही है तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, 2 ओ नहीं, केवल 1 ओ आएगा, ठीक है। वॉज शॉट डेड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। व्हेन द रोवर्स हैड पुट ऑल द मनी इन द बैग दे फ्लीड। अब देखो फ्लीड की भी बात करें, सेम सिचुएशन है। फ्ली मतलब होता है भागना, फ्ली का मतलब किससे होता है? भागना से, फरार हो जाना, है ना, भागना या फिर फरार हो जाना, भाग जाना, फरार हो जाना, फ्ली होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जब इसकी बनाते हैं ना तो एक ही बनता है, फ्ली, फ्लैड, फ्लैड होता है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो फ्ली, फ्लैड, फ्लैड होता है, अगर आपको पता हो तो। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो दो, दे फ्लीड नहीं, दे फ्लैड, दे फ्लैड। When the village was attacked, loud cries rended the air. देखो भाई, जो रैंड शब्द है, REND, ठीक है, इसका मतलब होता है एक तरीके से चीरना फाड़ना, है ना, किसी चीज़ को चीर डालना, किसी चीज़ को फाड़ना, ये इसका मीनिंग होता है। इसकी सेकंड फॉर्म बनती है रेंट, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है? रेंट। ये V2, ये B3, ठीक है। तो ये फॉर्म्स बन रही हैं। तो लाउड, व्हेन द विलेज वाज अटैक, जब गांव पे अटैक हुआ, लाउड क्राइज एंटर द एयर, मतलब चारों तरफ, मतलब बहुत, पूरे चारों तरफ हवा में जो आवाज़ें थी वो कैसी थी? चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी। तो सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, रेंट द एयर, ठीक है। नहीं, रेंट ये किराए वाला रेंट नहीं, कभी तुम सोचो,
ये रेंट जो है वो चीरने फाड़ने के लिए सेकंड फॉर्म का यूज़ करा गया है, ठीक है नहीं, ध्यान रखने वाली बात है। 18 नंबर देखो, शी ऑलवेज अफेक्ट्स। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था, अफेक्ट इफेक्ट मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम बात करें रुको मैं लिखूँ कहाँ यार, इधर ही लिख देता हूँ ना। अगर हम बात करें अफेक्ट की और इफेक्ट की, तो आपको पता होना चाहिए अफेक्ट जो है वो केवल वर्ब बनता है, और वर्ब बन के उसका मीनिंग होता है प्रभावित करना, ठीक है, या किसी चीज़ का बहाना करना। इफेक्ट नाउन भी बनता है, इफेक्ट वर्ब भी बनता है। जब इफेक्ट नाउन बनता है इसका मतलब प्रभाव से निकलता है, जब इफेक्ट वर्ब बनता है तो इसका मतलब निकलता है बदलाव लाने से, ठीक है। ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी ऑलवेज इलनेस व्हेन शी इज आस्क्ड टू स्टडी। जब भी उससे कहा जाता है क्या करने के लिए, जब भी उससे कहा जाता है पढ़ाई करने के लिए, व्हेन शी इज आस्क्ड टू स्टडी, जब भी पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है, शी ऑलवेज इलनेस, वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा बदलाव लाती है, वो हमेशा प्रभावित करती है, वो हमेशा बहाना करती है, वो हमेशा बहाना करती है किसका, इलनेस मतलब बीमारी का। तो बहाना करने के लिए आपको वर्ब चाहिए तो कौन होगी, अफेक्ट होगी। तो इफेक्ट्स नहीं, किसका यूज़ करेंगे, अफेक्ट्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, अफेक्ट्स का। बढ़िया सेंटेंस था, 18 नंबर, ध्यान रखना, ठीक है। 18 से आगे चलो, 19 नंबर देखो, स्टोन्स शुड नॉट बी थ्रोन बाय दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस। अब देखो भाई 19 नंबर देख लो, स्टोन शुड नॉट बी थ्रोन, मीनिंग क्या कह रहा है कि भाई पत्थर, मतलब उन लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए जो जो खुद किसके घरों में रहते हैं, जो खुद कांच के घरों में रहते हैं, उन लोगों को पत्थर फेंकने नहीं चाहिए, है ना, यही कहना चाह रहा है ना वो। अब देखो फेंकने की बात करें तो थ्रो शब्द है, फेंकने के लिए क्या शब्द है, फेंकने के लिए थ्रो शब्द है। अगर थ्रो शब्द है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, थ्रोन बनेगा। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, थ्रोन बनेगा। थ्रो थ्रोन थ्रोन होगा, ठीक है नहीं। जो यहाँ पे शब्द लिखा है THRO यानी थ्रोन, इसका मतलब निकलता है राज सिंहासन से, समझ रहे हो, इसका मतलब निकलता है राज सिंहासन, है ना। अब तुम खुद देखो, इसका मतलब निकलता है राज सिंहासन से। ये थ्रोन लिखा है, थ्रोन किसके लिए आया, राज सिंहासन के लिए आया भाई, तो थ्रोन हो गया राज सिंहासन। अब आपको पता है कि आप किसके लिए यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो फेंकने के लिए, तो फेंकने के लिए थ्रो शब्द है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म थ्रोन है, ठीक है। तो यहाँ पर THRON काट के THROWN करा जाएगा, ठीक है। नंबर 20 देखो, इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई कुड बी मच हेल्थियर, है ना। देखो भाई, आई कुड की जगह वुड का यूज करो, इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई वुड बी। देखो जनरली ऐसा होता है, इफ वाले सेंटेंस में अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होती है तो जनरली सामने वाली तरफ वुड का यूज करते हैं, जनरली सामने वाली तरफ किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। अब तुम कहोगे सर कैसे आ गया, कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा समझाऊंगा, फिलहाल कुड की मतलब आप आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। जनरली जब इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होती है तो सामने वाले हिस्से में किसका यूज हुआ होता है, सामने वाले हिस्से में वुड का यूज हुआ होता है, ठीक है। तो आप कुड काट के वुड कर लो, और कुछ ज़्यादा ऐसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैड कॉट द अर्लियर ट्रेन वी वुड हैव ट्रेवल टुगेदर, अगर तुमने इससे पहले वाली ट्रेन पकड़ ली होती तो वी वुड हैव ट्रेवल टुगेदर, कि हम जो है ना, हमने जो है साथ में यात्रा करी होती। सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर इफ वाले हिस्से में, तो अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक चीज़ ये चेक करने की थी, ये जो है कंडीशनल सेंटेंस ही है। इफ़ के साथ वाले हिस्से में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। बाकी कोई गलती है नहीं सेंटेंस में, आपने नो एरर लगा दिया। नंबर 22 देखो, इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग टू अफेक्ट, इंडियन गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है। देखो पहली बात तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब दोनों बन जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है मैनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करने का, बदलाव लाना। बदलाव लाने के लिए किस शब्द का यूज़ करते हैं, इफेक्ट का, ई वाले का। बदलाव लाने के लिए इफेक्ट का यूज़ करते हैं, ई वाले का। आप कहेंगे
to effect many changes. As I have already mentioned, I could learn a great deal during the 2 years I spent in England. As I have already mentioned, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, I could learn a great deal during the 2 years I spent in England. हो। देखो इन्होंने पूछ ही लिया सेंटेंस में यार, मैं तुमसे कह रहा था जनरली नहीं पूछता, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, हालांकि मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है नहीं। ग्रेट डील ड्यूरिंग द 2 years कि जब जो मैंने इंग्लैंड में टाइम गुजारा है, मैंने पहले से मेंशन कर दिया है, उन 2 सालों में उसने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है नहीं। अब बहुत कुछ उसने सीखा है तो फिर कुड लर्न का प्रयोग गलत होगा। उसकी स्पेशल एबिलिटी है कि वो मात्र 2 सालों में बहुत कुछ सीख पाया। उसने कहा कि आई स्पेंट इन इंग्लैंड, जो 2 साल उसने इंग्लैंड में गुजारे हैं, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि भाई जो भी मैंने सीखा है तभी सीखा है, कि जो 2 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे, मैं मेंशन कर चुका हूँ। उसी 2 साल के अंतराल में लर्न अ ग्रेट डील ड्यूरिंग, है ना, एक बहुत अच्छी चीज़ वो सीख के आया है, बहुत अच्छा कोई भी स्किल कुछ भी होगा वो सीख के आया है, लेकिन उसी 2 साल के अंतराल में वो सीख के आया है। तो जनरल एबिलिटी नहीं, स्पेशल एबिलिटी है। और स्पेशल एबिलिटी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ किसका यूज़ करते हैं, कुड नॉट का नहीं, एबल टू का यूज़ करते हैं। तो आप कहेंगे आई वॉज एबल टू लर्न, दोनों में फ़र्क होता है, मैंने आपको सिखाई दिया था। जनरली मैंने कहा था नहीं पूछता, लेकिन लिखो सेंटेंस आ गया ना और मैं छोड़ देता तो फिर आप कहते यार ये तो कुड की जगह एबल टू क्यों लगा दिया। मैंने आपको बता दिया, क्लास में आप देखोगे समझ में आएगा। हार्ड वर्क इज बाउंड टू इफेक्ट योर हेल्थ। हार्ड वर्क जो है, कठिन परिश्रम आप करते हैं, इज बाउंड, तो वो मतलब ये सुनिश्चित करता है कि भाई क्या, कि उससे आपकी हेल्थ जो है वो बेसिकली इफेक्ट होगी या अफेक्ट होगी, ठीक है। प्रभावित करने की बात चल रही पहली बात तो, और प्रभावित करने के लिए इफेक्ट नहीं, किसका यूज़ करते हैं, अफेक्ट का। इफेक्ट जब जब आता है तो इफेक्ट जो है, इफेक्ट किसका इफेक्ट करता है, इसको, परिवर्तन को। इफेक्ट जब जब वह बनता है तो बदलाव लाने की बात करता है, परिवर्तन लाने की बात करता है। लेकिन हमें परिवर्तन की बात थोड़ी करनी है। आपने कहा हार्ड वर्क जो है आपकी हेल्थ को परिवर्तित करता है या प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। प्रभावित करने के लिए जब जब वह बनते हैं तो अफेक्ट बनती है, क्या बनती है, अफेक्ट बनती है। हालांकि अफेक्ट जो है वह भी बनता है जब जब उसका मतलब प्रभावित करना होता है, बहाना करना होता है, ठीक है। जैसे करप्शन है ट्रमेंडियस अफेक्ट, करप्शन का बहुत ट्रमेंडियस अफेक्ट है ना। अफेक्ट मतलब यहाँ पर प्रभाव है। अब देखो हैज़ ट्रमेंडियस, जिस शब्द की लास्ट में OUS लग जाता है भाई ध्यान रखना, जाति से एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव अपने बाद में क्या लेगा, नाउन लेगा। तो अगर तुम समझदार हो तो अफेक्ट तो नाउन बनता ही नहीं, नाउन केवल इफेक्ट बन सकता है, ध्यान रखना। अफेक्ट नाउन बन ही नहीं सकता, नाउन केवल इफेक्ट बन सकता है। तो अफेक्ट काटो, इफेक्ट लिखो, एक रही तो एक तो रही बात ये, ठीक है। बाकी मीनिंग अपने हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है वो तो, ठीक है। 25 तो ये हो गए। 25 के बाद नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट 2। जरा प्रैक्टिस सेट 2 देखो, नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द मार्केट हैव अफेक्टेड द प्राइसेस एडवर्सली। जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, जो एक तरीके से महंगाई करने वाले, दिखाने वाले ट्रेंड्स हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं प्राइसेस पर एडवर्सली। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो, प्रभाव डालने से ही मतलब है, समझ रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर प्रभाव डालने से ही है। अब पहली बात तो हैज़ के साथ है तो वर्ब चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब के रूप में इफेक्ट आता है तो उसका मतलब प्रभावित करना होता है। वर्ब के रूप में अफेक्ट आता है तो उसका मतलब प्रभावित करना होता है। अगर अफेक्ट वर्ब बना है तो उसका मतलब किससे है, प्रभावित करने से। और वर्ब के रूप में इफेक्ट है तो उसका मतलब किससे है, हमारे बदलाव लाने से है। अब तुम देख लो, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है मार्केट में, वो क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं प्राइसेस को एडवर्सली, है ना। प्रभावित करना, बदलाव नहीं लाएंगे, प्रभावित करेंगे। तो अफेक्टेड लिखो, इफेक्टेड नहीं, क्या लिखोगे, अफेक्टेड लिखोगे। नेक्स्ट देखो नंबर 2, द पुअर वुमेन ले द कैटल ऑन द फायर। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अगर तुम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जानते हो, तुमसे बढ़िया कोई व्यक्ति है ही नहीं, समझ लो। मैंने क्या बताया था, लाई, लाइड, लाइड। एक बताया था मैंने, लाई, ले, लेन, याद होगा तुम्हें, ठीक है। लाई, लाइड, लाइड जो है ये तो होता है झूठ बोलने से, ठीक है। ले लेन होता है किसी चीज़ का लेटना या पड़ा होना, ठीक है। और एक होता है ले, लेड, लेड, किसी चीज़ को रखने से मीनिंग निकलेगा इसका, किसी चीज़ को रखने से मीनिंग निकलेगा, ठीक है, रखना,
ठीक है। अगर कहीं मतलब अंडे देने वगैरह वाला मीनिंग अगर निकलता है, ये वैसे बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है, जनरली आता नहीं है, ठीक है नहीं। किस चीज़ का रखना, किस चीज़ को बलिदान देना, किस चीज़ का, ये तो हिंदी मीनिंग हो गए बहुत सारे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, देखो झूठ बोलने का मीनिंग क्लियर है, लाई लाइड लाइड होगा, तो यहाँ तो तुम्हें कन्फ्यूजन होगा नहीं, मैं बता चुका था। समस्या यही आएगी, ये वाला जो लेटा होना पड़ा होना होता है ये इंट्रांजिटिव होता है, ध्यान रखना। और ये जो ले लेट लेट होता है ये ट्रांजिटिव होता है। बस तुम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के हिसाब से चलो, गलती होगी ही नहीं। द पुअर वुमन लेड द कैटल, द कैटल ऑब्जेक्ट है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। अब ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए तो कौन है, लेड है। द पुअर वुमन लेड द कैटल डाउन, द पुअर वुमन लेड द कैटल डाउन, उसने रखी कैटल को नीचे ऑन द फायर एंड वेंट आउटसाइड, और वो बाहर चली गई। नंबर 3 देखो, दीज लॉन्स आर लेन विद वेलवेट ग्रास। अब तुम देख रहे हो इजमार के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इजमार के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म की। ये जो लॉन है, ये जो लॉन है जो बिछाया गया है, उसमें क्या बिछाया गया है, उसमें क्या डाला गया है, बोले जी वेलवेट ग्रास डाली गई है। वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस को दिखाती है, वॉज वर्ब के साथ जो थर्ड फॉर्म आती है वो किसको दिखाती है, पैसिव वॉइस को। और मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनते, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, तो इंट्रांजिटिव के पैसिव वॉइस नहीं बनते। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस बन सकते हैं, इसलिए वॉज वर्ब के साथ या इजमार के साथ कभी भी इंट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती। लेन नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, लेड आएगा। हमेशा क्या आएगा, हमेशा लेड आएगा। दीज लॉन्स आर लेड विद वेलवेट ग्रास। नंबर 4 देखो, ठीक है। वट एवर वन में से ऑफ हिम नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन, नो वन डेयर। अब देखो नो वन के साथ डेयर आया, डेयर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। लेकिन एक और समस्या है, चलो नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। अब बात पता है क्या है, समझदार आदमी होगा तो वो ये देख के कहेगा कि भाई देखो दो चीज़ें हैं, सेंटेंस को नो एरर मान लो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखो ये कह रहा है नो वन के साथ डेयर कॉल लिखा तुमने, अब नो वन को सिंगुलर माना गया है। अगर नो वन को सिंगुलर माना गया है और इसको मेन वर्ब माना गया है डेयर को, है ना, ध्यान से सुनना, अगर डेयर को मेन वर्ब माना गया होता तो डेयर की जगह डेयर्स आता, है ना। अगर देखो ध्यान सुनना, अगर डेयर को मेन वर्ब माना गया होता तो डेयर की जगह डेयर्स आता और कॉल के साथ टू कॉल आता, समझ रहे हो। डेयर का डेयर्स होता, टू कॉल होता, लेकिन एग्जामिनर ने एस लगा के दिया ही नहीं। इसका मतलब वो तुमसे कहना चाह रहा है कि भाई इसमें मैंने, क्योंकि नो वन तो सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो डेयर का डेयर्स होना चाहिए था, नहीं। एग्जामिनर तुम्हें इस चक्कर में बताना चाह रहा है कि भाई डेयर मैंने ऐसा कैसे लिखा है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि नो वन डेयर जो तुमने लिखा है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब जब डेयर बनता है वो मॉडल बनता है, और मॉडल जब जब वो बनता है तो मॉडल्स के साथ कभी ऐसे नहीं होता, कैन का कैंस लिखा देगा, विल का विल्स लिखा देगा, कभी नहीं होता। मॉडल्स में चेंज नहीं होते, मॉडल्स ऐसे कैसे रहते हैं। और मॉडल जब जब ये बनते हैं इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसीलिए नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन, बात बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस नो एरर है, समझे, थोड़ा अच्छा सेंटेंस था, यहाँ पे समझने की बात थी। नंबर 5 देखो, क्या, देयर वॉज सच अ क्राउड दैट ही वॉज नॉट फाइंड हिज ब्रदर, देयर वॉज सच अ क्राउड, ठीक है साहब। अनेबिलिटी दिखा रहे हो ना, देयर वॉज सच अ क्राउड, कि वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका था। ही नॉट फाइंड हिज ब्रदर, वो अपने भाई को ढूंढ नहीं पाया। क्या दिखा रहे हो आप, दिखा रहे हो अनेबिलिटी, है ना। एबिलिटी को, एबिलिटी के लिए कैन कुड का यूज़ करते हैं, अनेबिलिटी के लिए भी क्या ही आएगा, कैन कुड ही आएगा। तो वुड की जगह किसका यूज़ करो, कुड का यूज़ करो, ज़्यादा बेहतर होगा नंबर 5 में, ठीक है। किसी काम को करने में सफल नहीं हो पाए तो कैन या कुड ही लगाओगे, ये सफल हो पाए तो भी कैन या कुड लगाओगे। एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन या कुड ही आता है। नंबर 6, द मदर आस्क्ड मी टू लाई द टेबल फॉर द गेस्ट। अब देखो द टेबल ऑब्जेक्ट है, ला यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वो भी ट्रांजिटिव चाहिए। ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म लाई नहीं ले होती है ना, ले लेड लेड होता है, क्या होता है, ले लेड लेड होता है।
लोलिता हैज़ लेड इन द बेड। अब देखो लोलिता हैज़ लेड इन द बेड, इन प्रपोजिशन द बेड उसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर लेड जो वर्ब रखी है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इंट्रांजिटिव होती है लाई ले लेन, लाई ले लेन, तो थर्ड फॉर्म बनेगी बच्चे लेन, ना कि लेड। हेमलता ले द चाइल्ड। अब देखो वर्ब के बाद द चाइल्ड रखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब आएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। उसने बच्चे को बेड पे रखा टू कीप हिम वार्म, जिससे वो बच्चा गर्म रहे, है ना। अब बच्चे को गर्म बेड पे रखा, मतलब सीधी सी बात है, बात पास्ट की होगी। सिंगल पास्ट का सिंगल एक्टिविटी है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट की सिंगल कंप्लीटेड एक्टिविटी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हेमलता ने बच्चे को बेड पे रखा, अगर उसने बच्चे को बेड पे रखा तो सीधी सीधी बात है द चाइल्ड उसका ऑब्जेक्ट है, बात पास्ट की चल रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ट्रांजिटिव वर्ब होती है ले लेड लेड। ट्रांजिटिव क्या होती है? ले लेड लेड होती है। तो ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? हेमलता लेड द चाइल्ड ऑन द बेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हो बोले सर ले भी तो ठीक हो सकता है। अरे ले वैसे भी ठीक होता तो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, मीनिंग से तुम ठीक मान भी लो कि हमेशा बच्चे को बेड पर रखती है वो जिससे वो गर्म रहे। बोले सर एक बार ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि वो हमेशा बच्चे को रखती है। कोई एक्शन बार बार होता है तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, है ना। कोई एक्शन रोज होता है, डेली होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे माना ले लगा भी लो तो हेमलता ले तो होगा नहीं, लेज होगा पहली बात तो, क्योंकि हेमलता सिंगुलर है तो ले के साथ ऐसी एस लगाना ही पड़ेगा। तो ले नहीं क्या आएगा? लेज आएगा, एक बात तो रही है। ठीक है, इसलिए लेड मैंने लगाया। नंबर 9 देखो। What should have been a great disaster was averted. Number no. What should have been? यार सजेशन तो नहीं लग रहा है देखने में। What should have been a great disaster was averted, है ना। एबिलिटी ही है ना। कि इतनी बड़ी डिजास्टर को टाल दिया गया, एबिलिटी है। एबिलिटी है तो कुड का यूज करो, समझ रहे हो। एबिलिटी है तो क्या करो? कुड का यूज करो। शुड हटाओ, कुड लगाओ। एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट ऑन टेलीविजन इट कैन रेन दिस नाइट। वेदर फोरकास्ट टेलीविजन पे देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? मे का, मे या माइट का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द नेक्स्ट जनरेशन कैन फ्लाई टू द मून फॉर देयर हॉलीडेज। क्या कर रहे हो? पॉसिबिलिटी ही है, क्या लग रहा है? नेक्स्ट जनरेशन कैन फ्लाई टू द मून, की नेक्स्ट जनरेशन आसमान में, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि अगली जनरेशन छुट्टी मनाने आसमान पे जाया करेगी, इतना टाइम आगे बढ़ जाएगा, है ना। फ्यूचर एबिलिटी दिखा रहे हो, है तो एबिलिटी की एबल हो पाएगी वो, लेकिन ये नेचुरल एबिलिटी नहीं है, अभी तो नेचुरल नहीं है ये चीज़, है ना। तो बेसिकली स्पेसिफिक एबिलिटी है, तो कैन नॉट की जगह एबल टू का यूज़ कर लो, या फिर मे माइट का भी यूज़ कर सकते हो। मे का यूज़ कर लो, माइट का यूज़ कर लो, लेकिन कैन गलत है। कैन हटा के एबल टू लगाओगे तो भी ठीक है। द नेक्स्ट जनरेशन विल बी एबल टू, है ना। नेक्स्ट जनरेशन विल बी एबल टू, हो सकता है कि वो चांद पे जाया करे अपना छुट्टी उट्टी मनाने, ये कह रहे हो तुम। कैन हटाओ, कैन तो ये हो जाएगा कि बड़ा, कैन तो श्योरिटी हो जाएगी। कैन लगाओगे ना तो श्योरली एबिलिटी दिखाओगे कि हाँ ऐसा होता ही है, जैसे तुमने लिख के कहीं रख रखा हो कि ऐसा होगा ही, बड़ा श्योर शॉर्ट प्लान है, इसलिए कैन नहीं लगाया। ही थॉट ऑफ अ क्रूअल प्लान टू टेस्ट हिज स्किल इन आर्चरी। ठीक है भैया, आर्चरी की बात कर चल रही है, क्रूअल प्लान उसने सोचा है अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का। ठीक है, नंबर 12 क्या कर सकते हो? टेस्ट करने की बात चल रही है, ये टेस्ट लिखा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेस्ट, है ना। स्वाद करने का नहीं, चेक करने का। चेक करने के लिए टेस्ट लगाएंगे, जांचना, टेस्ट। द मास्टर की टू सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू वेस्ट टाइम इन गॉसिप्स। एंड नॉट टू वेस्ट, नहीं वेस्ट, नॉट टू वेस्ट टाइम इन गॉसिप्स। कह रहे कि भाई काम कठिन परिश्रम करो, बातें बातें मत करो, गॉसिप्स मत करो। माई मदर आस्क्ड मी टू ले डाउन। अब देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डाउन तो प्लेस को दिखाता है, डाउन तो एडवर्ब है। आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लाई डाउन। ले डाउन नहीं, लाई डाउन। इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इंट्रांजिटिव होती है लाई। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है हमारे साथ, कभी ले कर देते कभी लाई कर देते। भाई क्लास एक बार ठीक से पढ़ो, समझ में आएगा।
एक बार क्लास ठीक से पढ़ोगे तो ये चीज़ तुम्हारे सामने आएगी। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लाई पे, ले पे, राइज, रोज, राइजन, अराइज, है ना। और इसके अलावा बॉर्न, ये कुछ ऐसी वर्ब है इनमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफेक्ट, अफेक्ट, इसीलिए तुम एक्सरसाइज करा रहा हूँ जिससे तुम्हारी उंगलियों पे चढ़ जाए, फ्रेजेस याद हो जाए, सोचना भी ना पड़े ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव। भगत सिंह लाई डाउन हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। भगत सिंह लाई डाउन हिज लाइफ, है ना। अब देखो 15 नंबर देखो क्या कह रहा है। भगत सिंह ने अपनी जीवन जो है बेसिकली बलिदान दे दिया फॉर हिज मदरलैंड, अपनी मदरलैंड के लिए। अब बताओ क्या कहोगे। देखो एक बात सुनो, डाउन तो एड वर्ब है, ठीक है, लेकिन हिज लाइफ ऑब्जेक्ट है किसका, इसका, समझ रहे हो। भगत सिंह ने बलिदान दे दिया, क्या दे दिया, किसका बलिदान दिया, अपनी लाइफ का। तो लाए व्हाट, हिज लाइफ, किस चीज को भगत सिंह ने क्या रख दिया, अपना जीवन रख दिया नीचे, हमारे लिए अपना जीवन नीचे रखना मतलब बलिदान दे दिया अपने जीवन का। तो लाई यहाँ पे बलिदान देने से है, या लाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है हिज लाइफ, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप ट्रांजिटिव के लिए सेकंड फॉर्म लाई नहीं लेड लगाओगे, समझ रहे हो। भगत सिंह लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड, समझे। नेक्स्ट आओ। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग। हंग होता है किसी कपड़े वगैरह को टांगना, हैंग, हंग, हंग होता है किसी चीज़ को खूंटी वगैरह पे टांगना, ठीक है। और हैंग के साथ हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है फांसी पर लटकाना। तो फांसी पर लटकाने के लिए हैंग्ड, हंग नहीं हैंग्ड का यूज़ करेंगे, समझ रहे हो। ही वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ, उसको सजा सुनाई मृत्यु की, और उसको उसके क्राइम के लिए फांसी पर लटका दिया गया। देयर इज एब्सोल्युटली नो वरी इवन इफ द मैसेंजर रीचेज लेट एट नाइट। कह रहे देयर इज एब्सोल्युटली नो वरी, कि भाई कोई चिंता की बात ही नहीं है। इवन इफ द मैसेंजर रीचेज लेट एट नाइट, कि अगर मैसेंजर जो है हमारा वो देर से पहुंचता है, रात को लेट पहुंचता है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहुंचने के लिए रिचेस नहीं रीचेस का यूज़ करेंगे। रीच होता है पहुंचना, है ना, REACH, रीच, और रीच का रीचेस कहोगे तुम, ठीक है। रिचेस RICH चीज़ है, जो रिचेस आपने शब्द लिखा है, रिचेस का मतलब होता है धन, पैसा, समझ रहे हो। जो रिचेस शब्द है वो धन और पैसे को दिखाता है, ये अलग शब्द है। रीचेस पहुंचने वाला शब्द है। द एग्जीक्यूशनर हंग हिम टिल ही डाइड, जब तक उसको टांग दिया जब तक वो मर न गया हो। इसका मतलब फांसी पर लटकाया है। फांसी पर लटकाने के लिए हंग नहीं हैंग्ड का यूज़ करेंगे, अभी बता के आया ऊपर। एज सुन एज वी अराइव्ड इन द डॉर्मेट्री वी हंग्ड आवर पुलओवर्स, है ना। जैसे ही हम पहुंचे डॉर्मेट्री में तो वी हैंग्ड, हमने लटका दिया अपने पुलओवर्स, मतलब जो भी तुम्हारे पास कपड़े थे, पुलओवर्स थे, जो भी तुमने उतार के अपने कपड़े फांसी पर लटका दिए, नॉर्मल लटका दिए। नॉर्मल लटकाने के लिए हंग का यूज़ करेंगे। The desire soon got used to live in the country. The disease got used to live in the country. क्या है ये? 20 नंबर क्या कहना चाह रहा है? Yes. चलो खैर जो भी है, मुझे तो get used to से मतलब है। get used to कहीं आ जाए, समझ रहे हो, get used to कहीं आ जाए। get used to मैंने आपको बताया था, जो यूज टू होता है उससे पहले इज एम आर आएगा, नहीं तो गेट आएगा, क्योंकि गेट इज एम आर के बराबर होता है, गॉट वाज वर के बराबर होता है। तो कहीं भी गेट आपको मिल जाए, गॉट आपको मिल जाए, वो आपको इज एम आर का ही बताएगा। और इज एम आर के साथ ING फॉर्म, इज एम आर के साथ यूज टू लग जाए तो लिव नहीं क्या आता है, लिविंग आता है। लिव नहीं क्या आता है, लिविंग आता है। द देसाईस, ये बेसिकली द देसाई फैमिली की बात चल रही होगी। द देसाई सून गेट यूज टू, है ना, कि फैमिली के साथ जब दा लगाते हैं, पूरी फैमिली अपने आपके सरनेम के साथ दा लगाते हैं तो वो पूरी की पूरी फैमिली को दिखाता है। सरनेम के साथ अगर दा लगाते हैं, पूरी की पूरी किसको दिखाता है, पूरी की पूरी फैमिली को दिखा रहा होता है, ठीक है। तो द देसाईस जो तुम कहना चाह रहे हो, ये हो सकता है पूरी फैमिली को दिखाने के लिए कहा गया हो। एवरी नाइट आई एम इन द हैबिट ऑफ हियरिंग द न्यूज़। अब देखो न्यूज़ को हियर करा जाएगा क्या, जल्दी बताओ पहले तो। न्यूज़ के लिए हियर नहीं लगाएंगे, लिसन टू। अब देखो लिसन शब्द है, ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, वर्ब की ING फॉर्म आती है। प्रपोजिशन के बाद वर्ब रख रहे हो तो ING फॉर्म में लिसनिंग, और लिसन के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द न्यूज ऑन द रेडियो।
कलर टीवी कॉस्टेड, कॉस्टेड नहीं होता, कॉस्ट होता है। कॉस्ट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कॉस्ट ही होती है, कॉस्टेड नहीं होता। कॉस्टेड कोई शब्द ही नहीं है। कॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कॉस्ट ही होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों कॉस्ट होंगी। द फायरमैन कुड रेस्क्यू द चाइल्ड फ्रॉम द जॉज ऑफ द डेथ। अब भाई फायरमैन जो है बच्चे को बचा के लेके आ रहा है। अगर मतलब बहुत इजी अवेलेबिलिटी होती, आप तो आप कह रहे हो फ्रॉम द जॉज ऑफ द डेथ, मौत के मुंह से लेके आ रहा है। मौत के मुंह से लेके आ रहा है मतलब जनरल एबिलिटी नहीं है, स्पेशल एबिलिटी है। मतलब बहुत मुश्किल काम होगा वो। जनरली बचा के लेके आना कि बच्चा गया उठा के ले आए, एक बच्चा कहीं बैठा था उठा के ले आए, तो वो नॉर्मल कंडीशन हो गई। भाई मौत के मुंह से लेके बच्चे को आ रहे हो, मौत के मुंह से बच्चे को लेकर मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी। नॉर्मल एबिलिटी नहीं है, स्पेसिफिक एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है। और स्पेशल एबिलिटी के लिए कुड का यूज नहीं करते। आप कहेंगे द फायरमैन, MEN है तो मतलब द फायरमैन वॉज नहीं वर, ठीक है, एबल टू रेस्क्यू द चाइल्ड। नोबडी कुड हैव फोरकास्टेड, फोरकास्टेड कोई शब्द नहीं होता, फोरकास्ट होता है। फोरकास्ट ही फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तीनों सेम है। नेक्स्ट देखो, रिमेंबर नॉट टू लूज योर टेम्पर। लूज, LOO लूज जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है नहीं। और एडजेक्टिव इस लूज का मतलब किससे, किसी चीज़ के ढीले होने से, किसी चीज़ का ढीला होना। यहाँ पर खोने से है, अपना कंट्रोल खोना, अपना गुस्सा खोना, है ना। तो टू लॉस है ना, टू लूज योर टेम्पर में LOSE लॉस आएगा, है ना। टू लॉस योर टेम्पर मतलब अपना गुस्सा, अपना आपा खोना। ये हो गया एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। 45 मिनट और कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। अरे वाह, हमारी तो बात ही कुछ और है, बढ़िया चल रहे हैं हम, ठीक है। चलो खैर, प्रैक्टिस सेट 3 पे आते हैं। द ट्रेडर सडनली राइज द प्राइस। राइज के बाद द प्राइस उसका ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। सेकंड फॉर्म आएगी वैसे तो। क्रूड ऑयल लास्ट ईयर आ गया ना, लास्ट ईयर आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एक होता है रेज, है ना, एक होता है रेज। रेज मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना उठाना, और रेज की ही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या बनती है, रेज बनती है। रेज की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या बनती है, रेज बनती है। द ट्रेडर सडनली रेज्ड द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल लास्ट ईयर। तो राइज नहीं रेज्ड आएगा, राइज नहीं क्या आएगा, रेज्ड आएगा। एक तो रही ये बात, ठीक है, सेकंड फॉर्म के रूप में। बाकी एक होता है राइज, ये ट्रांजिटिव होता है, ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक होता है राइज, रोज, राइजन, समझ रहे हो, राइज रोज राइजन, एक ये रहा। नेक्स्ट देखो, the incriminating documents seized from the culprit were destroyed. Seized नहीं, seized, seized from the culprit, जो दोषी था उससे जो मिले हैं culprit से, वो सीज कर लिए गए, समझ रहे हो। तो सीज करने के लिए SEIZED, seized। he raised suddenly, वो अचानक से उठा, and knocked him down, और उसको गिरा दिया। तो अचानक से उठा, खुद से उठा ना, तो raised नहीं raised, he raised suddenly, समझ रहे हो। इंट्रांजिटिव वर्ब है, सडनली तो एडवर्ब है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म, इंट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, राइज्ड आएगा। डिफिकल्टी आफ्टर डिफिकल्टी राउज्ड इन हिज वेज टू सक्सेस। नंबर 4, राउज नहीं अराउज, किसी विपत्ति का आ खड़ा होना अराइज होता है, और अराइज की सेकंड फॉर्म अराउज होती है ना। किसी चीज़ का सामने आ पड़ना अचानक अराइज होता है। राउज तो भड़काने से हो जाएगा, अराउज्ड, है ना। अराउज लिखो, अराउज। राइज रोज राइजन है ना, तो अराउज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ब्राह्मण्स इन द पीरियड ऑफ देयर डिक्लाइन टुक stock of the situation and realize where the deficiencies of the ancient creed lied। अच्छा ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लाइड लिख दिया, यहाँ तो लाइड तो झूठ बोलना होता है ना। देखो, या तो थर्ड फॉर्म बनती है लेन, या थर्ड फॉर्म बनती है लेड, या थर्ड फॉर्म बनती है लाइड। जो लाइड होता है उसका मतलब झूठ बोलने से होता है। डेफिशिएंसीज ऑफ द एंशिएंट क्रीड, उन्होंने झूठ बोला थोड़ी होगा, है ना। वहाँ कहाँ पे पड़ी है, कहाँ पे है वो। तो यहाँ पे आप बात कर रहे होंगे किसकी, लेड की नहीं, लेन की बात करोगे। सेकंड फॉर्म चाहिए ना, अगर सेकंड फॉर्म चाहिए तो ले लगाओ, लाई ले लेन वाला, ले सेकंड फॉर्म चाहिए तो ले का यूज़ करो।
झूठ बोलने वाला तो मीनिंग गलत है ना, झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं है। डेफिशिएंसी कैसे झूठ बोलेगी, सब्जेक्ट तो डेफिशिएंसी है। क्या डेफिशिएंसी किसी की कमी झूठ बोल सकती है? अगर तुम समझदार हो तो ये देखो, डेफिशिएंसी सब्जेक्ट है। क्या डेफिशिएंसी जो है झूठ बोल सकती है? डेफिशिएंसी तो बोलने वाला है ही नहीं, झूठ डेफिशिएंसी बोल सकती नहीं। एक चीज़ देखो, समझदार हो तो डेफिशिएंसी सब्जेक्ट है। डेफिशिएंसी कोई कुछ डेफिशिएंसी लेटने का रखने का काम तो कर नहीं सकती। कहने का मतलब ये डूअर तो हो नहीं सकती डेफिशिएंसी। अगर ये डूअर नहीं हो सकती तो ये झूठ भी नहीं बोल सकती, तो यहाँ पे लाइड तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। दूसरी बात, ये डूअर नहीं हो सकती तो इसके साथ वर्ब जनरली ट्रांसिटिव आएगी नहीं। अगर मैं कहता हूँ द पेन, क्या द पेन प्लेड लिख सकते हो? द पेन प्लेड द गेम। भाई खेलने का काम पेन कर ही नहीं सकता, समझ रहे हो? तो तुम ये सोच देखो, डेफिशिएंसी क्या किसी चीज़ को रखने का या ऐसा कोई काम कर सकती है? इसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं आ सकती। इसका मतलब इसके साथ केवल कौन सी वर्ब ठीक होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब ठीक होगी। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं भाई, हर चीज़ का लॉजिक है। प्लीज़ रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, ध्यान रखो। When the villagers were attacked, they were raised to violence. They were raised to violence, है ना भाई? उन्होंने वायलेंस भड़काया, है ना, गुस्सा भड़काया, तो राउज्ड का यूज़ करो भड़काने के लिए, समझ रहे हो? यहाँ पर रेज्ड का काम नहीं है। दे वर राउज टू वायलेंस, कि भाई वो किस पे उतर गए, है ना, वो बेसिकली वायलेंस पे उतर गए। आई ट्रस्ट यू विल शो forbearance to me a few minutes more so that I can finish this work. Number 8. I trust you show forbearance to me a few minutes more so that I can. So that आया है, कैन का यूज़ मत करो, मे का यूज़ करो, ठीक है? नहीं, सो दैट आया है, कैन का यूज़ मत करो, मे का यूज़ करो। पर्पस बता रहे हो एक तरीके से तुम, समझ रहे हो? आई कैन फिनिश, एबिलिटी नहीं, है ना, सो दैट आई मे फिनिश द वर्क, ठीक है? एक तो सो दैट आ गया, सो दैट के साथ कोशिश करा करो मे माइट का ही यूज़ हो, समझ रहे हो? ये तुम ध्यान रख लो, सो दैट के साथ किसका यूज़ करो? मे माइट का। प्रेजेंट है तो मे, पास्ट है तो माइट, है ना, ऐसे ध्यान रख लो। चलो, इस एम आर के साथ यूज टू आ जाएगा तो आई एन जी फॉर्म आएगी, गेट नहीं गेटिंग आएगा, ठीक है? नंबर 9, 10 देखो, वाइड स्प्रेड फ्लडिंग इज अफेक्टिंग लार्ज एरियाज। प्रभावित कर रहा है, और प्रभावित कर रहा है तो अफेक्टिंग आएगा, है ना? जो फ्लड है वो प्रभावित कर रहा है, प्रभावित करने के लिए अफेक्टिंग का यूज़ करते हैं। जो इफेक्टिंग वर्ब बनता है इसका मतलब तो किससे होता है? बदलाव लाने से होता है। राइज अवर फ्रीडम इन द डेंजर, है ना? राइज अवर फ्रीडम या रेज अवर फ्रीडम, सोच के देखो। अगर ऑब्जेक्ट लिखा है 11 नंबर में, है ना, इन्होंने डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, सेंटेंस ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। राइज तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ना? तो ऐसा कर लो कि राइज तो गलत ही है, राइज तो गलत ही है। अब देखो, एक चीज़ तो मतलब ये भी हो सकती है, तो अराइज तो, अब जैसे एक सेंटेंस ही है पूरा, ये कॉमा लगाओ, अवर फ्रीडम इज इन डेंजर, हमारी जो फ्रीडम है वो खतरे में है। तो बेहतर ये हो सकता है कि राइज की जगह मतलब रेज तो लगा ही सकते हो, रेज तो उठाना हो जाएगा, लेकिन एक समस्या हो रही, क्योंकि यहाँ इन्होंने कॉमा वॉमा तो कुछ दिया नहीं। आप अराइज ही लिखो। अराइज का मतलब होता है टू अपीयर, है ना, टू अपीयर, किस चीज़ का प्रकट होना, है ना? तो आप ऐसे कहो कि सामने आओ, है ना, आवर फ्रीडम इज इन डेंजर। अराइज मतलब एकदम बिल्कुल उठ के सामने आओ, हमारी हमारी फ्रीडम जो है वो खतरे में है। तो बेहतर है कि अराइज का यूज़ करो, समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो, द नो इज इन द बेडरूम अवोक मी अप। द नो इज इन द बेडरूम अवोक मी अप। अवोक नहीं होगा, वोक मी अप होगा, ठीक है? 12 नंबर, अवोक नहीं, वेक, वेक होता है ना फर्स्ट फॉर्म, वेक से क्या बनेगा? वेक से वोक बनेगा। वेक फर्स्ट फॉर्म है, वोक सेकंड फॉर्म है, तो अवोक नहीं, वोक मी अप। व्हेन ही वॉक द रियलिटी, 13 नंबर, देखो, अवेक टू समथिंग होता है, इन्होंने उल्टा दे दिया सेंटेंस। अवेक टू, वेक होता है जागना, जागना, जगाना, है ना? अवोक टू समथिंग होता है टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग।
किसी चीज़ की जानकारी होने वाली बात है ना तो अवेक आ जाएगा। किसी चीज़ की जानकारी होने की बात है ना, किसी से अवगत होना, किसी चीज़ की जानकारी होना, तो अवेक का यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ वॉक मी अप, जैसे द नॉइज इन द बेडरूम, वॉक मी अप, सो नींद से जागने के लिए अवेक यूज़ नहीं होगा, नींद से जागने के लिए वेक ही शब्द का यूज़ होगा। इसलिए मैंने अवोक का ए हटा दिया, लेकिन यहाँ पे वोक का अवोक करना पड़ेगा। अवोक टू रियलिटी है ना, अवोक टू रियलिटी मतलब अवेक टू समथिंग, टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। व्हेन ही अवोक टू रियलिटी, जब उसको उस बात का पता चला, जब उसको रियलिटी से वो अवगत हुआ, तो ऑल हैड बीन लॉस्ट, मतलब सब कुछ उसका मतलब ऐसा लूट गया, वो खो गया एकदम से कि हाँ यार ये क्या हो गया। ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वॉन्टेड टू। 14 नंबर, बताओ भाई। इफ़ ही वॉन्टेड टू, अगर वो चाहता तो वो लेटर इंग्लिश में लिख सकता था। वॉन्टेड टू बात पास्ट की है, तो कैन नहीं, किसका यूज़ करोगे? कुड का। वी पुट अप अ फेंस सो दैट द नेबर्स कुड नॉट ओवरलुक अस। कह रहे कि भाई हमने फेंस लगा दी हैं जिससे नेबर्स जो है ना देख पाए। मॉडल चेंज कर सकते हो, है ना। मे नॉट ओवरलुक अस, ठीक है। आई एम एफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हर अगेन शी मे रिफ्यूज। आई एम एफ्रेड, कि भाई मैं डरा हुआ हूँ इस बात को लेके। इफ़ आई आस्क्ड हर अगेन, अगर मैंने उससे फिर से वो बात पूछी, है ना, तो शी मे रिफ्यूज। अगर अगेन की बात है, इसका मतलब मे नहीं माइट आएगा, समझ रहे हो। क्योंकि एक बार तो वो पूछ चुका और उसने मना कर दी, अब वो दोबारा पूछेगा तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो फिर से मना करेगी, समझ रहे हो। आई आस्क्ड हर, वो उससे पूछ रहा है, जिस भी चीज़ के लिए पूछ रहा हो कि भाई डेट वगैरह जो भी बात चल रही है, तो वो कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है मैं उससे पूछूंगा तो वो मना कर देगी। और अगेन लिखने का मतलब एक बार पहले मना कर चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो मना कर दे। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप ये कि लेके चलो कि भाई मना करने की, तो शी माइट रिफ्यूज़, कि वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है। तो मे की जगह किसका यूज़ करो? माइट का, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर। ही डेयर, मी ऑब्जेक्ट रख रखा है, मतलब ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब है तो डेयर नहीं डेयर्स आएगा। ही रीड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ही रेड द मैसेज, उसने मैसेज पढ़ा, लेकिन बट ही कैन नॉट या कुड नॉट। अब तुम सोच रहे हो कुड नॉट कैसे? अरे रीड यहाँ सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती तो रीड्स ना होता, सोच के देखो। फर्स्ट फॉर्म ये होती तो रीड्स होता, ही रीड्स द मैसेज। ये सेकंड फॉर्म है। रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, रीड रेड रेड, बोलने में फर्क होता है, फॉर्म सेम होती है, रीड रेड रेड। तो ही रीड द मैसेज, ही रेड द मैसेज, है ना। तो यहाँ पे रेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसने मैसेज पढ़ा लेकिन वो समझ नहीं सका, बात पास्ट की चल रही है, तो कैन नॉट की जगह किसका यूज करो? कुड नॉट का। नेक्स्ट देखो, वन इज ड्यूली बाउंडेड टू हेल्प द एजिंग पेरेंट्स। क्या? वन इज ड्यूली बाउंडेड, है ना, वन इज ड्यूली बाउंडेड। अब देखो ध्यान से सुनो, बाइंड बाउंड बाउंड होता है, समझ रहे हो। बाउंड ही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, और फिलहाल ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो वन इज ड्यूली बाउंड, बाइंड बाउंड बाउंड होता है, बाइंड बाउंड बाउंड होता है, बाउंडेड नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। इंडिया इज, अब बाउंड्री वाली बात करें, अगर किसकी बात करें, बाउंड्री वाली बात करें, तो बाउंड्री वाली बात के लिए बाउंडेड ही आता है, ठीक है। नहीं, इंडिया इज बाउंडेड, दोनों में फर्क है। बाउंड्री वाली बात करें तो बाउंड शब्द होता है, बाउंड से बाउंडेड। बाउंड्री जो बना है वो बाउंड से बना है ना, बाउंड्री जो शब्द बना है किससे बना है? बाउंड से, ठीक है। बाउंड्री किससे बना है? बाउंड से बना है, वहीं से बाउंडेड बनेगा। बाउंड बाउंडेड बाउंडेड, ठीक है। बाउंड्री हो गया नाउन, बाउंड हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनानी है तो उसमें क्या लगाओगे? ईडी लगा दोगे। तो इंडिया इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय द माउंटेन्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऊपर वाली बात करें तो बाइंड होगा जुड़ा होना, एक तरीके से बाइंडिंग वाला बाइंड है। ये बाइंडिंग वाला क्या है? ये बाइंडिंग वाला बाइंड है, समझ रहे हो। बाइंडिंग होती है ना कॉपी में, वो वाला बाइंड बाउंड बाउंड। ये बाउंड जो है बाउंड्री वाला है, बाउंडेड बाउंड बाउंड बाउंडेड बाउंडेड, ठीक है। तो ईडी लगेगा। नेक्स्ट देखो, यू मे आस्क समवन वेयर द शिप इज बाउंड। अब बताओ भाई, यू मे आस्क समवन वेयर द शिप इज बाउंडेड फॉर। 21 नंबर। अब यहाँ पर जुड़े जुड़े होने वाला है, बाउंड्री वाली बात नहीं है, जुड़े होने वाली बात है, तो बाउंड आएगा इस हमारे के साथ, BOUND, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ही हैज़ अ हाउस इन लंदन एंड अनदर इन पेरिस, सो ही शुड बी रिच। अब देखो शुड भी क्या, उसका घर लंदन में है, पेरिस में भी है, तो शुड भी क्या, फिर तो मस्ट आएगा। ही मस्ट बी रिच, हो सकता है वो बहुत रिच हो। एवरी मॉर्निंग ही माइट किस हिज बिलव्ड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क।
अब देखो 23 नंबर में तुम कह रहे हो एवरी मॉर्निंग ही माइट किस हिज बिलव्ड। माइट मतलब लेस पॉसिबिलिटी है किस हिज बिलव्ड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क। अब वो तुम हर एक डेली एक्टिविटी दिखा रहे हो। हर एक मॉर्निंग वो अपनी बिलव्ड को, अपनी जो भी उसकी वाइफ वगैरह हैं, जो भी बिलव्ड है, उनको किस करता है एंड सेट ऑफ फॉर वर्क, और अपने काम के लिए चला जाता है। तो आप ये डेली रूटीन को दिखा रहे हो। डेली रूटीन के लिए वुड का यूज़ करो, बेहतर होगा ना। डेली रूटीन में किसका यूज़ करो? वुड का। पास्ट का कोई डेली रूटीन वाली हैबिट आप दिखा रहे हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ करो? वुड का। चाहे तो मॉडल लगाओ मत, माइट की ज़रूरत ही नहीं है। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम। मस्ट हैव डेयर्ड, डेयर्ड मेन वर्ब है। जब जब मेन वर्ब बनेगा तो स्टील नहीं, टू स्टील आएगा। पहली बात तो ये। नेक्स्ट देखो, इफ़ आई हैडंट सीन, हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म अगर इफ़ वाले हिस्से में आ जाए तो अगले वाले हिस्से में मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन मॉडल प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का आएगा, क्योंकि हैड नॉट स्टील पास्ट है। तो मैं नहीं किसका यूज़ करेंगे? माइट का। आई माइट हैव बीन किल्ड, आई माइट हैव बीन किल्ड। 75 सेंटेंसेस हो गए 1 घंटे की मात्र क्लास में। अगले 4 सेंटेंस भी मैं, अगली एक्सरसाइज भी मैं आपको दे ही दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है, क्लास भी पूरी होती है, इतना ही मैं कराऊंगा। बाकी अगले सेंटेंस मैं आपको दे दूंगा, खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी होंगे। कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है। अभी के लिए मुझे लगता है इतने ही रखते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगली क्लास से 10 से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल करते हैं। सभी को टाटा बाय बाय।